गुड मॉर्निंग। आज हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट थर्ड में मैं क्या बताई थी कि यूनिट थर्ड में नॉन कॉर्डेट्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो नॉन कॉर्डेट्स में हमें सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है? प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रोटोजोआ और ये कौन से यूनिट पढ़ेंगे हम आज? यूनिट थर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट थर्ड में आता है आपका प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है? प्रोटोजोआ का जो एक फाइलम है ना प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ फाइलम का आपको लक्षण पढ़ना है तथा इसमें पाए जाने वाले बहुत सारे जो जंतु है उसके बारे में पढ़ना है और इसका क्या पढ़ना है? हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मतलब वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो दो शब्द से मिलकर के बना है। ठीक है, प्रोटोज पहला होता है प्रोटोज और दूसरा क्या होता है? जो होता है। ठीक है, मतलब जोवन होता है। ठीक, ये क्या होता है? प्रोटोज मतलब होता है प्रिमिटिव और जून मतलब क्या होता है? एनिमल्स होता है। अर्थात प्रोटोजोआ के अंतर्गत ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्रिमिटिव एनिमल्स आते हैं जो कि क्या होते हैं? एक कोशिकी होते हैं। ठीक है, अर्थात प्रोटोजोआ के अंतर्गत ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कैसे होते हैं? एक कोशिकी होते हैं। ठीक है, तो उन जीवों को क्या कहा जाता है? प्रोटोजोआ कहा जाता है। ठीक है, ये जो प्रोटोजोआ जो फाइलम है ना, तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? एक जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स होते हैं तो उनका सामान्य लक्षण क्या होता है। तो क्या देखेंगे हम? इसका जनरल कैरेक्टर देखते हैं। ठीक, तो प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? माइनर होते हैं, सूक्ष्म होते हैं तथा और कैसे होते हैं? ये यूनिसेलुलर होंगे। कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होते हैं तथा और क्या होते हैं? नॉन सेलुलर होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे, नॉन सेलुलर होंगे तथा और कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स होंगे वो कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। क्या होंगे? यूनिसेलुलर होंगे, एक कोशिकीय जीव होंगे तथा इसके और कैसे जीव होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं और कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं और क्या होते हैं? नॉन सेलुलर होते हैं, मतलब अकोशिकीय जीव होते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटोजोआ जो फाइलम होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं हम? इसका दूसरा कैरेक्टर क्या होता है कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स होंगे वो कैसे होंगे? एक्वाटिक एनिमल होंगे। कैसे होंगे? मतलब जलीय वातावरण में रहने वाले एनिमल होंगे तथा दूसरा क्या होता है? फ्रेश वाटर, जलीय वाटर या फ्रेश वाटर में रहेंगे। और क्या होता है कि इसमें जो एनिमल्स होंगे है ना वो कैसा होता है? मेराइन वाटर वाला होगा। कैसा होगा? मेराइन वाटर वाला होगा। अर्थात प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत जितने भी जीव होते हैं वो तो या तो स्वच्छ जलीय वातावरण में रहेंगे या तो फिर समुद्री जल में पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा इसका कैरेक्टर देखते हैं तो इसकी जो बॉडी होती है वो कैसा होता है? असिमेट्रिकल होता है। कैसा होगा? असिमेट्रिकल होगा। ठीक है, चौथा कैरेक्टर अगर हम इसका देखते हैं तो क्या होता है कि प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स होंगे तो उनका जो बाह्य क्या होता है? जो आवरण होता है ना वो जो होता है वो किसका बना होता है? पेलिकल का बना होता है। ठीक है, आप लोग आगे देखना जब मैं पढ़ाऊंगी तब कि आवरण किसका बना होता है? पेलिकल आवरण से क्या होता है? ढका होता है। ठीक है, किनका? प्रोटोजोआ जो एनिमल्स होता है उनका बॉडी। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं? पांचवा कैरेक्टर देखते हैं। पांचवा कैरेक्टर में क्या देखेंगे हम? न्यूट्रिशंस देखते हैं। न्यूट्रिशंस। ठीक है, न्यूट्रिशंस तो प्रोटोजोआ एनिमल्स के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आएंगे तो वो कैसा पोषण लेता है? या तो वो होलोजोइक पोषण लेगा या तो फिर वो होलोफाइटिक पोषण लेगा, होलोफाइटिक, या फिर और कैसा पोषण लेता है? सेप्रोजोइक पोषण लेता है। ठीक है, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन लेता है। अब ये कैसे होता है?
होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होगा, होलोफैटिक न्यूट्रिशन कैसे होगा और सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होगा, उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, क्या होता है होलोजोइक जो न्यूट्रिशंस होता है वो प्राणी समभोजी होता है। कैसे प्राणी समभोजी होगा, देखो जिसके मनुष्य में न्यूट्रिशंस हम कैसे लेते हैं, भोजन का क्या करेंगे हम अंतर ग्रहण करेंगे, फिर भोजन का क्या होगा डाइजेशन होगा, और फिर उसके बाद क्या होता है भोजन डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद भोजन का क्या होता है अवशोषण होता है ना, एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद क्या होता है स्वांगीकरण की क्रिया होगी, फिर लास्ट में क्या होता है जो अपचय पदार्थ होता है वो क्या होता है बाहर मतलब निकल जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो होलोजोइक न्यूट्रिशंस होता है उसमें क्या होता है कि जो इसमें होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होगा उसमें भोजन या तो ठोस पदार्थ के रूप में लिया जाएगा या तो फिर तरल पदार्थ के रूप में लिया जाएगा, जो लिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है भोजन की जो विधि होती है वो कैसा होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, फिर क्या होता है रिजेक्शन होता है। तो इस प्रकार से जो न्यूट्रिशंस का प्रोसेस होता है उसको क्या कहेंगे हम होलोजोइक न्यूट्रिशंस कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का जो न्यूट्रिशंस होता है वो किस में पाया जाता है अमीबा में पाया जाता है, और अमीबा क्या है हमारा प्रोटोजोआ एनिमल्स है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम होलोफिटिक देखते हैं। होलोफिटिक न्यूट्रिशंस क्या होता है, इस प्रकार का जो न्यूट्रिशंस होगा है ना उसमें क्या होता है कि जो ये कैसा न्यूट्रिशंस होता है स्वयं स्वपोषी न्यूट्रिशंस होता है। कैसा न्यूट्रिशंस होगा स्वपोषी न्यूट्रिशंस होगा, जो कि किस में पाया जाता है पौधों में पाया जाता है। ठीक, किस में पाया जाता है पौधों में पाया जाता है। और होलोफिटिक जो न्यूट्रिशंस होता है और किस में पाया जाता है यूग्लिना में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा यूग्लिना में पाया जाएगा। यूग्लिना में क्यों पाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं है ना कि यूग्लिना में क्या प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसके कारण यूग्लिना में कैसा न्यूट्रिशन पाया जाता है होलोफिटिक, मतलब स्वयं क्या करता है भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, स्वयं भोजन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार का जो पोषण होता है इसको क्या कहेंगे हम होलोफिटिक न्यूट्रिशंस कहेंगे। ठीक है, तो यूग्लिना में क्या पाया जाता है होलोफिटिक न्यूट्रिशंस, इसमें क्या होता है पाया जाता है, जिसके ये क्या करता है CO2 प्लस जो H2O होगा है ना, CO2 होगा और H2O होगा, इस ये क्या है मतलब पदार्थ है ना। अब उसके बाद क्या होता है सनलाइट की उपस्थिति में जो क्लोरोफिल होता है ना, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ठीक है यूग्लिना क्या करता है पौधों के समान भोजन ये स्वयं बनाता है। ठीक है, वातावरण से क्या लेगा ये CO2 लेगा और H2O लेगा, तथा सनलाइट की उपस्थिति में क्या प्रेजेंट होता है इसमें पहले से क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो इसकी उपस्थिति में ये क्या करता है भोजन बनाता है। क्या बनाता है C6H12 और क्या बनाएगा O6 बनाता है, प्लस ऑक्सीजन और जो H2 जो होता है वो क्या होता है मुक्त होता है ना, H2O और ये जो ऑक्सीजन गैस है वो मुक्त होता है। तो इस प्रकार से ये क्या है ग्लूकोज है, ये क्या है ग्लूकोज है। ठीक है, और इस ग्लूकोज को हम और क्या कह सकते हैं पौधे की भाषा में क्या कह सकते हैं हम स्टार्च कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं स्टार्च कह सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना कि क्या क्वेश्चन बनता है कि यूग्लिना के द्वारा जो बनाया गया जो स्टार्च होता है और पौधों के द्वारा जो बनाया गया जो भोजन होता है ना, मतलब वो भी क्या है स्टार्च है, तो उन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है ना, तो दोनों में ना मुख्य अंतर पाया जाएगा। क्या मुख्य अंतर पाया जाएगा तो बताते हैं। देखो ये क्या है यूग्लिना के द्वारा प्राप्त क्या है बनाया गया स्टार्च है। ठीक, और तो इसमें जब क्या करेंगे हम आयोडीन विलयन, ठीक आयोडीन जो आयोडीन विलयन होता है उसको अगर इसमें हम क्या करेंगे डालेंगे किसमें स्टार्च में, तो आयोडीन विलयन को जैसे हम स्टार्च में डालते हैं तो स्टार्च का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है नीला हो जाता है। सॉरी, स्टार्च का जो कलर होता है वो नीला नहीं होता। ठीक है, यूग्लिना के द्वारा जो बनाया गया स्टार्च होगा उसमें हम आयोडीन विलयन को डालेंगे तो उसका कलर जो होता है वो नीला नहीं होता, लेकिन पौधों के द्वारा बनाया गया जो स्टार्च है
उसमें अगर हम आयोडीन विलयन डालते हैं तो उसका कलर कैसे हो जाता है, नीला हो जाता है। तो यही क्या होता है, उस दोनों में मुख्य अंतर होता है। ठीक है, तो ये कहाँ थे हम, होलोफिटिक न्यूट्रिशन है ना। तो होलोफिटिक जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा न्यूट्रिशन होता है, स्वयं पोषी न्यूट्रिशन होता है, जो कि किस में पाया जाता है, पौधों और यूग्लिना में पाया जाता है। ठीक, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है ये किस में पाया जाता है, ये भी किस में पाया जाएगा, यूग्लिना में पाया जाएगा। यूग्लिना जो होता है उसमें कौन सा न्यूट्रिशंस पाया जाता है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस पाया जाता है। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्यों पाया जाता है, क्योंकि यूग्लिना जो होती है वो सेप्रोजोइक न्यूट्रिशंस करता है। ठीक, और कौन सा न्यूट्रिशंस करता है, होलोफिटिक न्यूट्रिशंस। होलोफिटिक न्यूट्रिशंस को हम और क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। ठीक है, लोग याद रखना कि यूग्लिना में मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि यूग्लिना जो होती है वो सेप्रोजोइक न्यूट्रिशंस करता है तथा होलोफिटिक न्यूट्रिशंस करता है, और इस होलोफिटिक न्यूट्रिशंस को और क्या कहते हैं, हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये सेप्रोजोइक न्यूट्रिशंस क्या होता है, देखो जैसे ही जब यूग्लिना जो होता है उसको जब लाइट मिलता है, ठीक, लाइट मिलता है तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस करेगा। ठीक है, और जैसे ही यूग्लिना को लाइट नहीं मिलता है, अंधकार की अवस्था आती है, तो भी उसमें क्या होता है, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशंस होता है। अब सेप्रोजोइक न्यूट्रिशंस कैसे होगा, तो देखो अब यूग्लिना जो है वो यूग्लिना किस में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है। ठीक है, वाटर में, और जैसे ही इस वाटर में और क्या होता है, जलीय पेड़ पौधे होगा। क्या पेड़ पौधा होगा, जलीय पेड़ पौधा होगा। तो क्या होता है कि जैसे ही इसको सेप्रोजोइक न्यूट्रिशंस करना होता है, मतलब इसको लाइट नहीं मिलता है ना, अब इसको भोजन की आवश्यकता होती है, तो ये भोजन किसे प्राप्त करता है, जो मृत सड़े गले जो पेड़ पौधे होते हैं है ना, जो उसमें जो पौधों की जो पत्तियां होगी उससे ये क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब जल में प्रेजेंट जो जलीय पौधा होगा है ना, वो जब सड़ता है, सड़ने के बाद उसमें कार्बनिक पदार्थ क्या मिलेगा, और इसी कार्बनिक पदार्थ को ये क्या करता है, अपने पेरिकल के द्वारा ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार का जो न्यूट्रिशंस होता है उसको क्या कहेंगे, हम सेप्रोजोइक न्यूट्रिशंस कहेंगे। ठीक है, तो जो प्रोटोजोफाइलम होगा उसमें क्या क्या न्यूट्रिशंस पाया जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशंस पाया जाता है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस पाया जाएगा, होलोफिटिक न्यूट्रिशंस पाया जाता है, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम कि ये पांचवा कैरेक्टर क्या होता है प्रोटोजोफाइलम का, कि इसमें जो एनिमल्स पाया जाता है ना, वो परजीवी के रूप में भी पाया जाता है। परजीवी मतलब क्या होता है, परजीवी मतलब ऐसा जीव जो होता है वो दूसरे जीव के अंदर या बाहर रहकर उससे पोषण प्राप्त करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परजीवी जीव कहते हैं। ठीक, तो परजीवी जो होता है ना, तो प्रोटोजो एनिमल में जो जीव होगा वो कैसा होगा, परजीवी होगा। तो परजीवी जीव के रूप में क्या क्या पाया जाता है, ट्रिपोनोसोमा पाया जाता है ना, इसकी अनेक क्या होती है, जातियां होती है ना, और क्या होता है, एंटमीबा होता है, हेंटीमीबा, हिस्टोलिटिका होता है। ठीक, और क्या होगा, जियार्डिया होगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रोटोजोआ एनिमल्स के अंतर्गत जो एनिमल आएगा वो कैसा होगा, परजीवी होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, छठवां कैरेक्टर में क्या देखते हैं कि इसमें रेस्पिरेशन, क्या देखेंगे हम, रेस्पिरेशन देखते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन मतलब श्वसन और जो उत्सर्जन होता है वो कैसा होता है, तो प्रोटोजो एनिमल में श्वसन और जो एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन जो होता है वो कैसे होगा, बॉडी सरफेस पे डिफ्यूजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, बॉडी सरफेस में विसर्जन के द्वारा क्या करता है, ये श्वसन करता है और एक्सक्रीशन करता है। कैसे, मान लो ये क्या है, अमीबा है। ठीक है, ये क्या है, अमीबा। ठीक है, और ये क्या है, इसका बॉडी सरफेस है। ठीक है, और ये किस में रहता है, स्वच्छ वातावरण मतलब जलीय वातावरण में रहेगा, पानी में रहेगा।
ठीक। तो क्या होता है, पानी में घुली हुई क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, तो इसी ऑक्सीजन को ये क्या करता है, डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी सरफेस से ये क्या करता है, अंदर लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है ये इसके अंदर चला गया, बॉडी के अंदर। अब उसके बाद ये क्या करेगा, शोषण कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, इसको एक्सक्रीशन करना है ना, अर्थात CO2 को क्या करना है, इसको बाहर निकालना है। तो इसी बॉडी सरफेस में डिफ्यूजन के द्वारा CO2 जो होता है वो बाहर चली जाती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन तथा एक्सक्रीशन जो होता है वो बॉडी सरफेस पर डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं, इसमें डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, क्या देखेंगे, सातवां कैरेक्टर में हम देखते हैं डाइजेशन। अब डाइजेशन, तो डाइजेशन जो होता है ना, मतलब भोजन का पाचन को हम क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। तो जो प्रोटोजोआ एनिमल्स है उसमें डाइजेशन किस प्रकार से होता है, तो इसमें डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। कैसा डाइजेशन होता है, इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन होता है। अब इंट्रासेल्युलर डाइजेशन क्या होता है, तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन वह डाइजेशन होता है जो कि कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर जब डाइजेशन होता है तो उसको क्या कहेंगे हम, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। और मतलब मनुष्य में कौन सा डाइजेशन पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान देना, मनुष्य में एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन होता है। क्यों एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन होता है, क्योंकि हमारे में स्पेसिफिक क्या पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। ठीक है, डाइजेशन के लिए। तो ये हुआ डाइजेशन। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, आठवां कैरेक्टर देखते हैं। तो आठवां कैरेक्टर क्या होता है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होगा, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो प्रोटोजोआ एनिमल्स, मतलब प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स होंगे है ना, वो या तो फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, या तो फिर कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, संयुग्मन आता है, कॉन्जुगेशन प्रोसेस आएगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन प्रोसेस। तथा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, बाइनरी फिजन। क्या आता है, बाइनरी फिजन आता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं, द्विखंडन जनन कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया ना। रिप्रोडक्शन जो होता है वो असेक्सुअल होगा या तो फिर सेक्सुअल होगा। असेक्सुअल के अंतर्गत क्या आता है, बाइनरी फिजन आता है। सेक्सुअल के अंतर्गत क्या आता है, कॉन्जुगेशन, संयुग्मन की प्रोसेस आता है। ठीक है, तो ये क्या हम पढ़े थे, प्रोटोजोआ फाइलम का क्या पढ़े हम, जनरल कैरेक्टर पढ़े। ठीक है, एक और आता है कैरेक्टर, 9 कैरेक्टर की, जो इस फाइलम के अंतर्गत जो एनिमल्स आएंगे उसमें क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब पीढ़ी एकांतरण पाई जाती, किसमें पाई जाती है, प्रोटोजोआ एनिमल्स में पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा प्रोटोजोआ फाइलम का जनरल कैरेक्टर था। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, इस प्रोटोजोआ फाइलम का क्या देखेंगे हम, क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ फाइलम का क्या देखेंगे, प्रोटोजोआ फाइलम का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, कि इसको कितने क्लास में बांटा गया है। ठीक है, तो इसको कितने क्लास में बांटा गया है, 4 क्लास में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले आता है राइजोफोरा। ठीक है, क्या आता है, सबसे पहले राइजोफोरा आता है। और राइजोफोरा को और क्या कहते हैं हम, सार्कोडीना कहेंगे। क्या कहेंगे, सार्कोडीना कहेंगे। दूसरा क्या आता है, फ्लैजिलेटा। ठीक है, दूसरा क्लास आता है फ्लैजिलेटा क्लास। फ्लैजिलेटा को और क्या कहते हैं हम, मस्टिगोफोरा कहेंगे। क्या कहेंगे, मस्टिगोफोरा कहेंगे। ये हुआ तीसरा क्लास इसका आता है, तीसरा क्लास है, चलो तीसरा क्लास क्या आता है, राइजोफोरा, फ्लैजिलेटा, और तीसरा क्लास आता है सिलिएटा आता है। क्या आता है, सिलिएटा आता है। क्या आता है, सिलिएटा आता है। और चौथा क्लास क्या आता है, स्पोरोजोआ आता है। क्या आता है, स्पोरोजोआ आता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ फाइलम का कितना क्लास होता है, 4 क्लास होता है। कौन कौन सा, राइजोफोरा जिसको हम सार्कोडीना कहते हैं,
और फ्लैजिलेटा को क्या कहा जाता है, मस्टिगोफोरा कहा जाता है। तथा तीसरा क्लास क्या आता है, सिलिएटा क्लास आता है। और उसके बाद चौथा क्लास क्या आता है, स्पोरोजोआ आता है। क्या आता है, स्पोरोजोआ। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसको और कितने सब क्लास में बांटा गया है। ठीक है, तो जो सार्कोडीना होता है ना, इसका और सब क्लास क्या आता है, एक्टिनोफोरा आता है। ठीक है, क्या आता है, एक्टिनोफोरा। ठीक, मस्टिगोफोरा को दो सब उप क्लास में क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, कौन सा क्लास होता है इसका, तो फाइटोमस्टिगोफोरा होता है। क्या होता है, फाइटोमस्टिगोफोरा। ठीक, उसके बाद देखते हैं और दूसरा सब क्लास क्या होता है, मस्टिगोफोरा होता है। ठीक है, क्या होता है, मस्टिगोफोरा होता है। ठीक, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, क्या देखेंगे सिलिएटा देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, सिलिएटा देखते हैं। तो ये जो सिलिएटा होता है इसको फिर से क्या सब क्लास में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है होलोट्रिका होगा, होलोट्रिका। ठीक, होलोट्रिका होता है। और एक क्या होता है, पेरिट्रिका होता है। क्या होता है, एक पेरिट्रिका होता है। ठीक है, ये समझ में आया ना। क्या देखना है हमें, प्रोटोजोआ का फाइलम देखना है। ठीक है, और क्या प्रोटोजोआ फाइलम का क्या देखेंगे हम, क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो इसके क्लासिफिकेशन को 4 क्लास में बांटा गया है। क्या क्या होता है, राइजोफोरा होता है, फ्लैजिलेटा होता है, सिलिएटा होता है और स्पोरोजोआ होगा। ठीक, उसके बाद ये जो स्पोरोजोआ होता है ना, तो उसको सब क्लास में फिर से डिवाइड किया गया है। कौन सा, एक्टिनोफोरा होता है। फ्लैजिलेटा यानी कि मस्टिगोफोरा को दो सब क्लास में बांटा गया है। कौन सा होता है, फाइटोमस्टिगोफोरा होता है और दूसरा होता है जूमस्टिगोफोरा होता है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं सिलिएटा। तो सिलिएटा जो क्लास है उसको फिर से कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा होता है, होलोट्रिका होता है और क्या होता है, पेरिट्रिका होता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखेंगे हम, इसका ये जो क्लास है ना, उसका कंपेरेटिव हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसका कंपेरेटिव अध्ययन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे कैरेक्टर लिख देते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर में देखना है। ठीक है, उसके बाद कौन सा क्लास आता है, सार्कोडीना। ठीक, कौन सा क्लास आएगा, सार्कोडीना आएगा। उसके बाद कौन सा क्लास पढ़े थे हम, फ्लैजिलेटा पढ़े थे। कौन सा क्लास पढ़े थे हम, फ्लैजिलेटा क्लास पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे, स्पोरोजोआ पढ़े थे। क्या पढ़े थे, स्पोरोजोआ क्लास पढ़े थे। चौथा क्लास क्या पढ़े थे हम, सिलिएटा पढ़े थे। ठीक, क्या पढ़े थे, सिलिएटा क्लास पढ़े थे। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या देखना है, इसमें कंपेरेटिव अध्ययन देखना है। कुछ कैरेक्टर के बेस पर इन क्लासों में क्या विभिन्नता पाई जाती है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन देखते हैं। ठीक, लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब होता है प्रचलन अंग होता है। क्या होता है, प्रचलन अंग होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं सार्कोडीना में कौन सा जीव पाया जाता है, अमीबा आता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि अमीबा में है ना, अमीबा में कौन सा प्रचलन अंग होता है, उत्पाद होता है, जिसको क्या कहा जाता है, सीडोपोडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीडोपोडिया कहा जाता है। ठीक है, सीडोपोडिया को हिंदी में क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं फ्लैजिलेटा। तो फ्लैजिलेटा क्लास के अंतर्गत क्या आता है, यूग्लिना। फ्लैजिलेटा क्लास के अंतर्गत आता है यूग्लिना, और यूग्लिना में प्रचलन अंग क्या होता है, फ्लैजिला होता है। क्या होता है, फ्लैजिला। ठीक, फ्लैजिला होता है। अब उसके बाद देखते हैं स्पोरोजोआ। ठीक, तीसरा क्लास क्या आता है, स्पोरोजोआ होता है। तो ये जो स्पोरोजोआ क्लास होता है ना,
तो स्पोरोजोआ क्लास के अंतर्गत जितने भी प्रोटोजोआ एनिमल्स होंगे वो कैसे होते हैं, परजीवी के रूप में होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्पोरोजोआ के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आएंगे जो कि प्रोटोजोआ होगा वो एनिमल्स कैसे होते हैं, तो वो जितने भी एनिमल होंगे कैसे होंगे, परजीवी के रूप में होते हैं। ठीक है, अब परजीवी के रूप में होंगे तो इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होगी। ठीक है, क्या होगी, एब्सेंट होगी। अब उसके बाद देखते हैं लास्ट क्लास है सिलिएटा। तो सिलिएटा क्लास के अंतर्गत क्या आता है, हमारा पैरामीशियम आता है। और हम जानते हैं कि पैरामीशियम में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, है ना, जिसके द्वारा वो की प्रचलन करेगा, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सिलिया प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होता है, सिलिया। ठीक, तो ये क्या था, पहला था। दूसरा क्या देखते हैं हम, दूसरा कैरेक्टर देखते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर क्या देखते हैं, न्यूक्लियस देखते हैं। तो सार्कोडीना क्लास के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आएंगे उसमें क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। एक और कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, समान आकार का एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, समान आकार का एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब समान आकार का मतलब एक न्यूक्लियस इतना बड़ा है तो दूसरा न्यूक्लियस भी इतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समान आकार का इसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं फ्लैजिलेटा। क्या देखेंगे, फ्लैजिलेटा। तो फ्लैजिलेटा के अंतर्गत, फ्लैजिलेटा क्लास के अंतर्गत जो प्रोटोजोआ जो एनिमल होगा उसमें केवल एक वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें आप लोग लिख लेना है एक समान और एक से अधिक। ठीक, किसमें, सार्कोडीना में। उसके बाद देखते हैं स्पोरोजोआ। तो स्पोरोजोआ में भी क्या पाई जाती है, न्यूक्लियस पाई जाती है। और कैसा न्यूक्लियस होगा, एक समान आकार वाला एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है। किसमें, स्पोरोजोआ में। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं चौथा क्लास है सिलिएटा। तो सिलिएटा में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन कैसा न्यूक्लियस होता है, दो से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। कैसे दो से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये जो न्यूक्लियस का आकार जो होता है वो कैसा होगा, छोटा बड़ा होगा। जैसे कि हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि जो पैरामीशियम होता है ना, क्या होता है पैरामीशियम, उसमें न्यूक्लियस दो प्रकार का न्यूक्लियस होता है। एक छोटा न्यूक्लियस होता है जिसको क्या कहेंगे, माइक्रो कहते हैं, और जो बड़ा न्यूक्लियस होता है उसको क्या कहेंगे हम, मैक्रो कहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से सिलिएटा जो होती है इसमें दो से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, जो कि कैसा होता है, असमान आकार वाला होता है। ठीक है, तो इसमें लिख दो दो से अधिक और असमान आकार वाला। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो सार्कोडीना में क्या प्रेजेंट होता है, अमीबा। और अमीबा जो होता है उसमें क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, अनुपस्थित होगा। यहाँ पर क्या होता है, अनुपस्थित होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, और फ्लैजिलेटा मतलब यूग्लिना में भी क्या होता है, यहाँ पे अनुपस्थित होता है। ठीक, यहाँ पे भी अनुपस्थित होगा। उसके बाद क्या देखते हैं हम, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ यानी कि यूग्लिना, है ना। तो स्पोरोजोआ में भी क्या होता है, इस स्पोरोजोआ में क्या होता है, उपस्थित होगा। ठीक, स्पोरोजोआ में क्या होता है, उपस्थित होता है। तथा सिलिएटा में भी क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, बाइनरी फिजन देखते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे हम, बाइनरी फिजन। नेक्स्ट कैरेक्टर है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन जो होता है वो सार्कोडीना क्लास में कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है। कैसा होता है, अनुप्रस्थ होगा। तथा फ्लैजिलेटा में कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में अनुलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुलंब कहेंगे। तथा ये जो स्पोरोजोआ होता है उसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्यों अनुपस्थित होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरासाइट, परजीवी के रूप में होते हैं, इसलिए बाइनरी फिजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अब उसके बाद पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम बोल रही हूँ सॉरी, ये सिलिएटा में क्या होता है, इसमें भी अनुपस्थित होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या देखते हैं हम, न्यूट्रिशंस देखेंगे। क्या देखेंगे, न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो
सार्कोडीना में किस प्रकार से न्यूट्रिशंस होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशंस होता है, जो कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ, होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसके बाद फ्लैजिलेटा में क्या होता है, मिक्सोट्रॉफिक होता है, ठीक है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होता है, ठीक। उसके बाद सैप्रोजोइक जो होता है, इसमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होगा। कैसा न्यूट्रिशन होगा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद पैरामीशियम में क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। कैसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा कैरेक्टर देखते हैं हम, पेलिकल, ठीक है, पेलिकल देखते हैं, ठीक है। पेलिकल क्या होता है, बॉडी का बाह्य आवरण होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सार्कोडीना में अनुपस्थित होगा। पेलिकल सार्कोडीना में अनुपस्थित होता है। फ्लैजिलेटा में क्या होता है, ये उपस्थित होता है, ठीक है, फ्लैजिलेटा में उपस्थित होगा। तथा स्पोरोजोआ में क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है, ठीक। उसके बाद पैरामीशियम में क्या होता है, ये मतलब पैरामीशियम या सीलिएटा क्लास में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, ट्राइकोसिस्ट देखते हैं। क्या देखेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, ट्राइकोसिस्ट देखते हैं। तो ट्राइकोसिस्ट जो होता है वो सार्कोडीना में क्या होगा, अनुपस्थित होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फ्लैजिलेटा में क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है। इसमें भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। स्पोरोजोआ में भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तथा पैरामीशियम में ट्राइकोसिस जो होता है वो क्या होता है, इसमें यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में हम क्या देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल, जंतु देखते हैं। मतलब कौन से क्लास के अंतर्गत कौन सा जो जीव पाया जाता है, जो उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है या उसको क्या करता है, प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो सार्कोडीना के अंतर्गत क्या पाया जाता है, अमीबा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अमीबा पाया जाता है, ठीक है। फ्लैजिलेटा के अंतर्गत क्या पाया जाएगा, यूग्लिना पाया जाता है, ठीक है। और स्पोरोजोआ के अंतर्गत क्या पाया जाता है, पैरासाइट एनिमल्स होता है। क्या होता है, पैरासाइट एनिमल्स अर्थात प्लाज्मोडियम, ठीक है। उसके बाद सिलिएटा, तो सिलिएटा के अंतर्गत कौन से एनिमल्स आता है, पैरामीशियम आता है। क्या आता है, पैरामीशियम, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा कंपेरेटिव क्या था, क्लास था, ठीक है। मतलब जो प्रोटोजोआ को 4 क्लास में बांटा गया है, उन चारों क्लासों का कंपेरेटिव ये क्या था, अध्ययन था। तो कौन कौन से कैरेक्टर के अंतर्गत हमने अध्ययन किया, लोकोमोटरी ऑर्गन, न्यूक्लियस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब बाइनरी फिजन। उसके बाद था न्यूट्रिशंस, पेलिकल बॉडी, है ना। उसके बाद ट्राइकोसिस्ट, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, इसके बाद कि प्रोटोजोआ के अंदर हमें वैसे किसके बारे में अध्ययन करना है, सिलेबस के अनुसार से पैरामीशियम में उसका न्यूट्रिशंस कैसा है वो देखना है, और उसका जनरल कैरेक्टर देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका बॉडी स्ट्रक्चर तथा उसमें एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन तथा उसका लोकोमोटरी ऑर्गन्स, तथा और क्या देखेंगे हम, उसका रिप्रोडक्शन किस प्रकार से करेगा उसको देखना है, ठीक है। तो उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पैरामीशियम जो एनिमल है, जो प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स होगा, वो जो एनिमल्स है तो उसका कैरेक्टर और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, अमीबा देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ एनिमल है, ठीक। तो हम जानते हैं कि जो प्रोटोजोआ जो होता है ना, इसका आकार कैसा होता है, अनियमित आकार का होता है। ये क्या है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसमें और क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका जो साइटोप्लाज्मा होता है वो क्या होता है, 2 भागों में डिवाइड रहता है। साइटोप्लाज्मा होता है वो कितने भागों में डिवाइड रहता है, 2 भागों में डिवाइड रहेगा, ठीक। एक एक्टोप्लाज्मा होता है, दूसरा क्या होता है, एंडोप्लाज्मा होता है। एक्टोप्लाज्मा हम किसे कहते हैं,
ये क्या है ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। ठीक, क्या है, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली के आसपास जो पदार्थ पाया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्मा कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्टोप्लाज्मा कहेंगे। तथा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के आसपास जो पदार्थ पाया जाएगा इसको हम क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मा कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, एंडोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, कूटपाथ पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, कूटपाथ पाया जाता है। कूटपाथ क्या है, इसका प्रजनन अंग होता है। ठीक है, तो अमीबा जो होता है वो कैसा एक वर्षवक्ष जलीय वाटर में रहने वाला एनिमल्स होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। ठीक, इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक बड़ा न्यूक्लियोलस पाया जाएगा। न्यूक्लियस के आसपास के पदार्थों को एंडोप्लाज्मा कहते हैं और कोशिका झिल्ली के आसपास के पदार्थ को एक्टोप्लाज्मा कहते हैं। अर्थात इसका साइटोप्लाज्मा दो भागों में डिवाइड रहेगा, एक्टोप्लाज्मा और इंडोप्लाज्मा। ठीक, और इसमें क्या पाया जाता है, कूटपाथ पाया जाता है जो कि इसका क्या होता है, प्रजनन अंग होता है। ठीक है, और ये जो होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, ये था अमीबा। दूसरा क्या है, यूग्लिना। ठीक है, दूसरा जीव क्या देखते हैं हम, यूग्लिना देखते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम पहले बना देते हैं। ये क्या है, आउटर डायग्राम में है ना। ये क्या है, एक यूग्लिना है। यूग्लिना में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला। ये क्या है, फ्लैजिला। ठीक, फ्लैजिला। ठीक, ये क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तथा इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, साइटोस्टोम प्रेजेंट होता है। कोशिका मुख कहते हैं जिसको। और इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तथा न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। मतलब इसमें एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तथा इसमें और क्या प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम, यूग्लिना कहते हैं। यूग्लिना जो होता है ये भी कैसा होता है, स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ जलीय वातावरण में रहता है। ठीक, जिसका जो बॉडी होता है ना, वो कैसा होता है, स्पाइंडल शेप्ड आकार का होता है। कैसा होता है, स्पाइंडल शेप्ड आकार का होता है। ठीक, उसके बाद क्या बताना है कि जो यूग्लिना होता है ना, वो उसका जो कैसा होता है, इसमें इसके अग्रभाग में क्या प्रेजेंट होगा, साइटोस्टोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो कि इसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है अर्थात प्रजनन अंग होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसमें न्यूट्रिशंस कैसे होता है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होता है। अर्थात ये होलोजोइक न्यूट्रिशंस मतलब प्राणी के समान न्यूट्रिशंस भी सेप्रोजोइक न्यूट्रिशंस करता है और होलोफिटिक न्यूट्रिशंस करता है। दोनों को मिला के क्या कहते हैं, दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, यूग्लिना। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या देखेंगे, पैरामीशियम देखेंगे। क्या देखेंगे हम, पैरामीशियम देखते हैं। तीसरा जीव क्या आता है, पैरामीशियम आता है। तो पैरामीशियम जो होता है वो ठीक है, पैरामीशियम जो है उसको हम क्या कहते हैं, स्लीपर एनिमल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, स्लीपर एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सिलिया क्या होता है, इसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। तथा इसका बॉडी जो होता है वो किसके द्वारा, पेलिकल के द्वारा क्या होता है,
कवर्ड रहता है, ठीक है। इसमें क्या पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, जो कि अग्रभाग की ओर और एक क्या होता है, पश्च भाग की ओर रहता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है इसमें, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, अग्र और पश्च भाग की ओर। तथा इसमें और क्या पाया जाता है, साइटोस्टोम पाया जाता है। क्या प्रेजेंट होता है, साइटोस्टोम प्रेजेंट होता है। तथा इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है एक कैसा होता है, छोटा न्यूक्लियस होगा, जिसको क्या कहेंगे हम, माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, मैक्रो न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है। तो पैरामीशियम समझ में आया ना। पैरामीशियम जो होता है वो एक स्वच्छ एक्वाटिक एनिमल होता है ना। और इसका बॉडी जो होता है वो पेरिकल से कवर्ड रहता है। लोकोमोटरी प्रचलन के लिए सीलिया प्रेजेंट होगा। तथा और क्या प्रेजेंट होता है, बॉडी में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, एक अग्रभाग की ओर एक पश्च भाग की ओर होता है। और ये पैरामीशियम जो जंतु है ना, ये जो है कैसा जंतु होता है, स्लीपर एनिमल्स होता है, ठीक है। चप्पल की आकृति वाला क्या होता है, एनिमल्स होता है। एक छोटा न्यूक्लियस होगा, माइक्रो होगा, और एक बड़ा न्यूक्लियस मैक्रो होता है। तथा बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोस्टोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है कैसा होता है, सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, कॉन्जुगेशन संयुग्मन प्रकार का होता है, जिसको हम जब पैरामीशियम स्टार्ट करेंगे टॉपिक तो पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, नॉक्टिलुका, ठीक है। क्या आता है, नॉक्टिलुका। नॉक्टिलुका जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटोजोआ एनिमल होता है, ठीक है। नॉक्टिलुका एक प्रोटोजोआ एनिमल्स होता है। और एक ऐसा एनिमल्स होता है, कैसा एनिमल्स होता है, ये मेराइन वाटर वाला एनिमल्स होता है, मेराइन वाटर वाला। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, स्वच्छ जलीय वातावरण वाला एनिमल्स पढ़ा था, ठीक है। लेकिन ये एनिमल्स कैसा है, मेराइन वाटर वाला एनिमल्स है, ठीक। तथा ये कैसा, नॉक्टिलुका जो होता है वो समुद्र की सतह पर पाया जाता है। तथा समुद्र की सतह पर भारी मात्रा में पाया जाएगा और एक लाल मोटी रंग का क्या बनाता है, परत बना देता है, जिसके कारण नॉक्टिलुका जो होता है, इसी के कारण समुद्र का पानी जो होता है कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है। क्यों लाल रंग का दिखाई देगा, क्योंकि नॉक्टिलुका जो होता है इसका कलर कैसा होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। कौन से कलर का होता है, लाल रंग का कलर होता है। इसका जो बॉडी होता है उसमें एक छोटा सा क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, छोटा सा फ्लैजिला पाया जाएगा। तथा बॉडी में एक बड़ा सा क्या पाया जाता है, टेंटेकल्स पाया जाता है, टेंटेकल्स, ठीक है। एक बड़ा सा क्या पाया जाता है, टेंटेकल्स पाया जाता है। तथा नॉक्टिलुका को और क्या कहा जाता है, डायन फ्लैजिलेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायन फ्लैजिलेटा कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम कि जो नॉक्टिलुका है ना, एक क्या है, एक एनिमल है। तो इसमें क्या पाया जाता है, बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है। मतलब जो जुगनू होता है ना, वो क्या होता है, रात में चमकता है। तो उसी प्रकार से नॉक्टिलुका जो एनिमल होता है वो जुगनू की तरह क्या होता है, रात में चमकता है। क्यों चमकता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होगा, क्योंकि नॉक्टिलुका में क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूसीफेरान प्रेजेंट होगा, ल्यूसीफेरान, ठीक, ल्यूसीफेरान प्रेजेंट होगा। ये जो ल्यूसीफेरान होता है वो ल्यूसीफेरेज नामक एंजाइम को क्या करता है, सिक्रीट करता है। और ये जो ल्यूसीफेरेज एंजाइम है वो जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो प्रकाश देने लगता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, ठीक है। अर्थात जुगनू के समान ये क्या करता है, उद्दीप्त होता है, चमकता है, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं, नॉक्टिलुका जो होता है एक डायन फ्लैजिलेट जंतु होता है जो कि मेराइन वाटर में प्रेजेंट होगा। और किस रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है, ठीक। गुलाबी रंग के होने के कारण और समुद्र की सतह पर एक लाल रंग की मोटी परत बनाती है, जिसके कारण समुद्र जो होता है वो कैसा दिखाई देता है, उसका पानी लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है।
इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक छोटा फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और एक बड़ा टेंटेकल्स प्रेजेंट होता है, तथा इसके साथ ही इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट होता है। ये बायोल्यूमिनेसेंस क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें एक लूसीफेरन नामक पदार्थ प्रेजेंट होता है ना। और ये जो पदार्थ होता है वो क्या करता है, लूसीफेरस को क्या करता है, सीक्रेट करता है। और ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है, जुगनू के समान चमकने लगता है। ठीक है, तो ये लास्ट हमारा था नॉक्टिल्यूका। ठीक है, कल जो है वो हम अगले जितने भी पैरासाइट जो एनिमल्स होंगे है ना, द प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी पैरासाइट परजीवी एनिमल्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का समझ में आया ना, नहीं आया होगा ना तो आप लोग मेरे से पूछना। ठीक है।